26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में लूटपाट के दौरान होती है। पहली नज़र में देखकर लगता है कि यह हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। इस लूटपाट के दौरान इस महिला का पति भी मौजूद होता है, लेकिन अगले ही दिन लापता पति को ढूंढने के लिए पुलिस दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और केस की जांच के आदेश देते हैं। 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच की जाती है और पुलिस की कई टीम सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लगा देती है। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है, उसके बारे में जानकर तरुण और लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने लगता है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे है, मुझे इतना बता दो। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जानते हैं सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 की सुबह सुबह। अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन नाम के एक व्यक्ति के फ़ोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ की आवाज़ आती है जो रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी लूट की वारदात हुई है और लुटेरे ने इस लूटपाट के दौरान ही उसकी बेटी सजनी की भी हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णम अपने कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागते हुए अपनी बेटी दामाद के घर पहुंचते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है और फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है। इसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है। उसके बगल में ही उनका दामाद तरुण बैठे बैठे रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में लोग ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। पहली नज़र में ये लूटपाट के दौरान की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज़ की बारीकी से छानबीन करते हैं और घटनाक्रमों को देखते हुए मृत महिला सजनी के पति तरुण से पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है और चिल्लाता रहता है। इस कारण पुलिस ज़्यादा दबाव न डालकर उनसे पूछताछ नहीं करती है, बल्कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस आगे कार्रवाई शुरू करती है। क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की हरकत से लोगों के मन में सवाल आने लगता है कि इस लूटपाट और हत्या में कहीं तरुण का ही तो हाथ नहीं। लेकिन तरुण की स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो ये होती है कि जब तरुण को अंतिम बार देखने के लिए बुलाया जाता है, तब भी खोजी कुत्ता उस पर भौंकना शुरू कर देता है। फिर भी तरुण की और पुलिस अपना ध्यान हटा लेती है और मामले की जांच आगे बढ़ती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए पुलिस उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसे उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, मगर यह घटना के अगले ही दिन अचानक तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव प्रयास करती है तरुण का पता लगाने की, मगर तरुण का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। मतलब समझ में आने लगता है कि तरुण तरुण मतलब समझ में आने लगता है कि समझ में आने लगता है कि सजनी की हत्या में जरूर तरुण का ही कोई हाथ है। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लगा देती है। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। फिर मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस तरुण की खोजने में नाकाम रहती है। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी हाथ नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी। अब आ चुका है 2006, जब पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं। अब सजनी के पिता इंसाफ मांगने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाते हैं। कई कोशिशें करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं। मगर किस्मत से एक दिन उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। वह अपनी पूरी कहानी नरेंद्र मोदी जी को बताते हैं। गुजरात के आला अधिकारियों को बुलाया जाता है और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देती है। इसी के बाद 2006 में एक बार फिर से इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर AK शर्मा को दे दी जाती है।
शुरुआती कुछ साल तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। बस साल बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, मगर ना तो सजनी के कातिलों का पता लगता है और ना ही पति तरुण का। ये साल और भी आगे बढ़े जाते हैं। अब साल आता है 2012। इस मामले में जांच डीसीपी दीपक भद्रन के नेतृत्व में शुरू होती है। डीसीपी दीपक बिल्कुल नए सिरे से इस केस की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक एक शख्स को उठाया जाता है और उनका इतिहास और भूगोल खंगाला जाता है। यह टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है। पीछे की सोच यह थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों का जवाब अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा जवाब मिल जाएगा। अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और सभी नंबरों की कॉल डिटेल भी निकाली जाती है। ऐसे अगले कई महीने बीत जाते हैं और इस दौरान पुलिस की कई 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल की जांच 1 लाख से भी ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है, परंतु वह भी नाकाम रहती है। इतनी नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और वह तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पहली नज़र बनाए रखते हैं। खास तौर से तरुण की मां अनम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाने लगती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अनम्मा के मोबाइल पर एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला लेते हैं और अपना भेष बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही तरुण की मां अनम्मा तक पहुंच जाते हैं। फिर यहां नाटक करके एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगते हैं। यहां पुलिस का टारगेट था कि शायद अनम्मा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए तरुण का कुछ अता पता मिल सके। पुलिस को यहाँ तो कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती, मगर अनम्मा के कुछ पड़ोसी जरूर पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ गेस्ट के तौर पर रह रहे पुलिस वाले भी अपना व्यवहार बिल्कुल साधारण कर लेते हैं। कुछ पड़ोसी पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी देते हैं। और एक दिन पुलिस को पता चलता है कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए एक छोटी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी अनम्मा पर बनाए रखते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि केरल जाने के बाद तरुण की मां बेंगलोर भी आई थी। सवाल का जवाब ढूंढने में लगा देते हैं कि आखिर वह बेंगलोर क्या करने आई थी। बेंगलोर जाने की वजह तराशने के लिए पुलिस वाले अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले एक एक नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है। महीनों तक पैनी नज़र बनाए रखने के बावजूद अनम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल पर नज़र बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की यह मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब हो ही जाती है, क्योंकि एक दिन अनम्मा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। नंबर की डिटेल पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला का है। अब पुलिस वाले निशा परवीन नाम की महिला नाम पर दर्ज डिटेल निकाल पाती कि कुछ ही महीने बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के मोबाइल पर फ़ोन आता है। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह लैंडलाइन नंबर बेंगलोर में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंच जाती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डाटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डाटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था और दूसरा तरीका अपनाते हैं। तरुण की वर्षों पुरानी फोटो लेकर लोगों को चुपके से इसे ओरेकल इंडिया कंपनी के ऑफिस के बाहर खड़े होकर दिखाया जाता है। ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नज़र रखने को कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति
दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहे शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को उसने इस बिल्डिंग में देखा है। उसे तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वह ओरेकल इंडिया कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रवीण पटेल है। पुलिस को समझ आ जाता है कि यह तरुण अपनी पहचान बदलकर यहाँ रह रहा है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी। तरुण को इस बात की भनक न लगे, इसीलिए तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में पहुंचते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उसे तरुण नाम कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही तरुण के होश उड़ जाते हैं। सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वह पसीने पसीने हो जाता है। सुनते ही सामने वाला शख्स अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाता है। इसलिए कंफर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति असल में तरुण ही है। इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी खड़ी टीम को खबर करते हैं और तुरंत वह तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म, अब आप मेरे साथ चले। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपाए रखा पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए वह भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक ही सवाल कहता है कि मुझे आपने ढूंढा कैसे, मुझे बस इतना बता दो। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार किया जाता है और अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ में कई चौंका देने वाले राज सामने पेश करती है। सबसे पहले 15 साल पहले मारी जाने वाली सजनी के बारे में तरुण कहता है। इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वह खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की बात में आकर वह बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर 2002 में सजनी से ही शादी कर लेता है। बहुत जल्द कोई शादी से ऊब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वह उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है, उसे मौत के घाट उतार देता है।